नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर आपका। अभिनंदन है। मध्यकालीन भारत का इतिहास। जी हाँ, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने जो लास्ट चैप्टर लिया था वह था इल्तुतमिश और उसका सांस्कृतिक योगदान। इल्तुतमिश के बारे में हमने देखा, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। मुद्रा प्रणाली का गठन करने वाला पहला सुल्तान था। अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने वाला पहला सुल्तान था। उसने अपने शासन को चलाने के लिए, प्रशासन में सहयोग के लिए तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था। ये तुर्कान ए चिहलगानी वो 40 सदस्य थे जो इसको प्रशासन में सहयोग करते थे और सभी के सभी तुर्क थे। इस तरह से इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए जो कि उसके द्वारा पहली बार किए गए थे। और इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। पीछे हमने देखा, इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, किंतु इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली बनाया। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था। और इसके बाद जो भी सुल्तान हम पढ़ेंगे सभी की राजधानी दिल्ली ही रहने वाली है। कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को इधर उधर बदलेंगे, लेकिन जो राजधानी, मेन राजधानी रहेगी वह दिल्ली ही रहेगी। इसलिए इस वंश को या इस वंश के शासकों को, या जो ये पीरियड है 1206 से लेकर के 1526 तक का, इसे सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत कहा गया है, जिसमें 5 वंशों के द्वारा शासन किया जाएगा। इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया, जी हाँ, उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बने। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के, और इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही उसके जो 40 गुलाम थे या 40 तुर्कानी चिहलगानी के सदस्य थे, सभी को यह कह दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी योग्य पुत्री रजिया को ही सुल्तान चुनना है। किंतु इन तुर्कानी चिहलगानियों ने रजिया को सुल्तान चुनने के बजाय इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र, जिसका नाम है रकनुद्दीन फिरोज शाह, जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान इन्होंने चुन लिया। ठीक है, तो अभी आज का जो हमारा शासक या सुल्तान रहने वाला है वह सुल्तान है रकनुद्दीन फिरोज शाह। यह इल्तुतमिश का दूसरा पुत्र था, जो इल्तुतमिश के समय बदायूं और हांसी का गवर्नर या इक्तेदार रह चुका था। जी हाँ, रकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बनने से पहले बदायूं और हांसी का गवर्नर या इक्तेदार रह चुका था। हमने पीछे देखा था कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को इक्ताओं में बांटा था, जिसे हम प्रांत कह सकते हैं, और इस प्रत्येक इक्ता में एक इक्तेदार की नियुक्ति की। तो रकनुद्दीन सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार था? बदायूं का। ठीक है, तो बदायूं का इक्तेदार था कौन? रकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इल्तुतमिश की इच्छा रजिया को बनाने की थी, किंतु तुर्कान ए चिहलगानियों ने अपना जो सुल्तान चुना वह सुल्तान था रकनुद्दीन फिरोज शाह। और इसकी जो सत्ता रही वह रही 8 माह। सिर्फ और सिर्फ 8 माह के लिए सुल्तान बनता है, 8 महीने के लिए। किंतु ये इतना योग्य नहीं था। अगर ये योग्य होता तो इल्तुतमिश इसे ही अपने जाने के बाद सुल्तान के पद पर नियुक्त करता या उत्तराधिकारी बनाता। किंतु इल्तुतमिश का जो योग्य पुत्र था, जिसका नाम था नासिरुद्दीन, जिसके बारे में हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि इल्तुतमिश का योग्य पुत्र नासिरुद्दीन था, जिसकी मृत्यु बंगाल अभियान के दौरान या बंगाल अभियान को जीतने के बाद बंगाल में हो गई थी। और उसी की स्मृति में इल्तुतमिश ने एक मदरसे का निर्माण करवाया जिसका नाम नासिरी मदरसा था। और उसी की स्मृति में इल्तुतमिश के द्वारा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि भारत में बना पहला तुर्की मकबरा था, याद रखना, भारत में बना पहला तुर्की मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की स्मृति में बनाया था। अब रकनुद्दीन सुल्तान तो बन गया 8 माह का, और जिसकी दया से ये सुल्तान बना वह थे 40 गुलाम, जिन्हें हम कह सकते हैं तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चिहलगानी। तो 40 गुलामों की दल का सदस्यों ने मिलकर के रकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया, क्योंकि वह स्त्री को सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। यहाँ स्त्री रजिया है, रजिया को वो सुल्तान नहीं बनाना
चाहते थे, क्योंकि इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग स्त्री कभी गद्दी पर नहीं बैठ सकती है, और एक पुरुष के द्वारा स्त्री की कमांड को फॉलो करना भी इनको शोभा नहीं दे रहा था। इसीलिए तुर्कान चेहलगानी के सदस्यों ने इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र रकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या बना दिया? सुल्तान। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि रकनुद्दीन फिरोज शाह की जो माता थी उसका नाम था तुर्का, सॉरी, रकनुद्दीन फिरोज शाह की माता जिसका नाम था शाह तुर्कान। ठीक है, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की अन्य पत्नी थी। इल्तुतमिश की अन्य पत्नी थी जो आप इसे, ये नाचने वाली थी, किंतु अपनी योग्यता के दम पर ये आगे पहुंची और महत्वपूर्ण पत्नियों में शामिल हुई। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश से विवाह कर लिया। विवाह के बाद में रकनुद्दीन पुत्र उत्पन्न हुआ। तो इल्तुतमिश एक नाचने वाली थी, मतलब एक निम्न कैटेगरी की थी। इस वजह से जब इसका पुत्र सुल्तान बना तो ये अपने आप को बड़े पद पर देखने लग गई, और रकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान मिलकर के दिल्ली सत्ता को चलाने लगे। तो यहाँ शाह तुर्कान ने दिल्ली की जनता पर और जो अन्य वर्ग के सरदार मंत्री थे उन पर जुल्म किए। ठीक है, उनको उन पे जुल्म किए, अपने औहदे का गलत यूज किया, जिस वजह से दिल्ली की जनता और अन्य लोग शाह तुर्कान और रकनुद्दीन फिरोज शाह की सत्ता से परेशान हो गए। ठीक है, यहाँ रजिया भी परेशान है शाह तुर्कान से और रकनुद्दीन फिरोज शाह से। तो रकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक, शाह तुर्कान का सत्ता में अनावश्यक हस्तक्षेप, जिससे मंत्री और दिल्ली की जनता परेशान हो जाती है। ऐसे में जुम्मे के दिन, जुम्मा शुक्रवार, जुम्मे के दिन नमाज के समय, जुम्मे के दिन नमाज अदा करने के समय रजिया ने जनता के सामने उपस्थित होकर अपनी बात रखी। रजिया ने जनता के सामने उपस्थित होकर जुम्मे की नमाज पर अपनी बात रखी। जुम्मे की नमाज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन लगभग सभी लोग मस्जिद में आकर के नमाज करते हैं। तो रजिया ने अपनी बात रखी और कहा कि मेरे पिता ने मुझे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु 40 गुलामों और रकनुद्दीन फिरोज शाह ने मुझे सुल्तान नहीं बनने दिया। तो रजिया ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं वायदा करती हूं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे सुल्तान बनने में तो मैं काफी अच्छे या बहुत हद तक अच्छा कार्य करूंगी। अगर आपको मेरा सुल्तान का कार्य पसंद नहीं आए तो आप मुझे पद से हटा भी सकते हो। तो सीधे सीधे रजिया अपनी जनता से कह रही है कि आप मुझे सुल्तान बनो। जैसे आज के समय में होता है, सांसद, एमएलए, सीएम, पीएम बनने के लिए हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वोट डालो, हमें चुनो। उस प्रकार से रजिया ने भी जनता से गुहार लगाई कि मुझे सुल्तान पद के लिए चुनो। तो जनता भी रकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान के आतंक से परेशान थी। जनता ने यह फैसला हाथों हाथ लिया और रजिया को सुल्तान चुनने की बात उन्होंने स्वीकार कर ली, और शाह तुर्कान और रकनुद्दीन फिरोज शाह दोनों को ही, पहले तो जनता ने रजिया का साथ देकर के शाह तुर्कान को कैद कर लिया। रकनुद्दीन फिरोज शाह उस समय किसी अभियान पर गया हुआ था, जब वापस लौटा तो इसे भी कैद करके मार दिया गया, शाह तुर्कान को भी कैद करके मार दिया गया। इस तरह से रजिया दिल्ली की सुल्तान बन जाती है, और यह मध्यकालीन भारत में, उत्तर भारत में या दिल्ली सल्तनत में बनने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कॉमन प्रश्न है, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया को सुल्तान चुन लिया जाता है, किसकी वजह से? जनता की सपोर्ट की वजह से। तो इस तरह से जनता की सपोर्ट की वजह से रजिया क्या बन जाती है? सुल्तान। बाकी हम पीछे देख चुके थे जब हमने इल्तुतमिश की क्लास ली थी कि इल्तुतमिश के नासिरुद्दीन पुत्र फिरोज शाह, सॉरी, रकनुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह, मसूद शाह, ऐसे करके बहुत पुत्र थे उसके, लेकिन जिसमें से नासिरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी है, रकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य है और बाकी पुत्र छोटे हैं। तो ऐसे में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी चुना। और जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पे गया था, जी हाँ, इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान पे गया था तो पीछे से रजिया को दिल्ली की सत्ता सौंप के गया था कि मेरे पीछे से दिल्ली की जो सत्ता है वो तुम चलाओगी। और रजिया ने बहुत अच्छा परिचय दिया था दिल्ली की सत्ता चला करके, या उस समय इल्तुतमिश की अनुपस्थिति में दिल्ली में कार्य कर कर, जिससे इंप्रेस होकर के इल्तुतमिश ने पहले ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया
और जो अमीर वर्ग थे, तुर्कान चिहलगानी के सदस्य थे, पहले रजिया के सुल्तान बनने के पद का उन्होंने विरोध किया, किंतु जब इल्तुतमिश ने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया, बताया कि मेरी पुत्रों में से मेरी पुत्री कितनी योग्य है, यह आपको मेरी मृत्यु के बाद में पता चल जाएगा। तो इस वजह से रजिया जब सुल्तान बनती है तो उनके पिता का जो सपना होता है वो पूरा होता है, जनता की इच्छा होती है। तो जनता की इच्छा से एक प्रश्न और है, जनता की इच्छा से बनने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान वो कौन है? रजिया है। ठीक है, जनता की इच्छा से बनने वाला पहला सुल्तान कौन है? रजिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ज्यादा फैक्ट नहीं है इसमें, बस इतना है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में तुर्कान चिहलगानी के सदस्य रकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना देते हैं, किंतु रजिया सुल्तान नहीं बन पाती है। ठीक है, रकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान जो प्रशासन में पहले निम्न पद पर थी, किंतु जब उसका पुत्र बादशाह बना, सुल्तान बना, तो इसने अपने आप को काफी पावरफुल साबित करने के लिए बहुत सारे फरमान जारी किए और जनता पर जुल्म किए, बहुत सारे टैक्सेस लेना शुरू किया, जिस वजह से ये दरबार में अयोग्य हो गए। और इसी अयोग्यता के चलते रजिया ने जनता के सपोर्ट में शाह तुर्कान और रकनुद्दीन फिरोज शाह दोनों का पत्ता साफ कर दिया, और रकनुद्दीन फिरोज शाह की सत्ता सिर्फ 8 माह रहती है। एक छोटी सी बात और हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि इल्तुतमिश के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी होंगे वो 30 साल तक होंगे, लेकिन ये इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य सिद्ध हुए। रजिया को छोड़कर के सभी उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध। इल्तुतमिश के बाद में जो सबसे पहले सुल्तान बनता है उसका नाम रकनुद्दीन फिरोज शाह रहेगा, जिसका समय 1236 8 माह तक रहता है। उसके बाद जो सुल्तान रजिया 1236 से लेकर के 1240 तक, रजिया के बाद में सुल्तान जो बनेगा बहराम शाह, 1240 से लेकर के 1242, और बहराम शाह के बाद में जो सुल्तान बनेगा मसूद शाह, 1242 से लेकर के 1246, और पांचवा जो सुल्तान बनेगा वह है नासिरुद्दीन, 1246 से लेकर के 1266। ये 5 सुल्तान बनते हैं और ये 30 साल तक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, किंतु ये सभी अयोग्य रहते हैं। इन रजिया को छोड़कर सभी पे नियंत्रण किसका रहेगा? तुर्कान चिहलगानी 40 गुलामों के दल का नियंत्रण रहता है। जब तक ये इनके नियंत्रण पे रहते हैं तब तक ये सुल्तान के पद पर बैठे रहते हैं, और जैसे ही इनके ऊपर जाने का प्रयास करते हैं तुर्कान चिहलगानी इनको हटा देते हैं, मरवा देते हैं। तो आप कह सकते हो कि इल्तुतमिश के बाद में तुर्कान चिहलगानी किंग मेकर बनना चाहते थे, और वो बने भी, और वो अपनी इच्छा से सुल्तान बना रहे थे। रजिया ने इनको होल्ड किया कुछ समय के लिए, किंतु रजिया इसमें सफल नहीं हो पाती है, असफल हो जाती है। उसके बाद जब तक कि तुर्कान चिहलगानी का प्रभाव रहता है तब तक नासिरुद्दीन सुल्तान रहता है, किंतु बलबन इन तुर्कान चिहलगानी 40 गुलामों से आगे निकल जाता है, और अंत में जाकर के वो तुर्कान चिहलगानी का दमन कर देता है और स्वयं सुल्तान बन जाता है। तो इस तरह से ये 30 वर्ष का शासन इल्तुतमिश जितने प्रभावशाली नहीं रहे, इसलिए इनको जल्दी गद्दी गंवानी पड़ी, सिर्फ एक योगी शासिका जिसका नाम रजिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कि इल्तुतमिश के बाद में सुल्तान रकनुद्दीन फिरोज शाह, इसके बाद जो हमारी क्लास वो होगी रजिया को लेकर के, जिसमें हम विस्तार से जानेंगे रजिया कैसे सुल्तान बनी, किन सूबेदारों ने, इक्तेदारों ने उसका विरोध किया, कैसे उसने विरोध को शांत किया, कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ख्वारिज्म शाह जैसे कि मंगोलों के आक्रमण से कैसे दिल्ली की रक्षा की, और अंत में जाकर के उसके विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसमें वो किस तरह से असफल होकर के पुनः सफल होने का प्रयास करती है, लेकिन उसको असफलता मिलती है। और 1240, जी हाँ 1240, 14 अक्टूबर 1240 को उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ 14 अक्टूबर, आज ही के दिन 14 अक्टूबर के दिन रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई। और उसकी जो कब्र है या समाधि है, कुछ लोगों का मानना है कि कैथल में है और कुछ का मानना है दिल्ली में है। रजिया की मृत्यु कैथल में हुई थी, तो अधिकांश मत ये है कि रजिया की समाधि कैथल में है। तो हम कल मिलेंगे रजिया सुल्तान को लेकर के 1236 और 1200
40। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।